ट्रांस, ठीक। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया है कि ना एडजेसेंट सेम हो ना डायगोनली सेम हो। अच्छा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर और स्टीरियो में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बोथ स्ट्रक्चरल आइसोम एक हो या एक से ज्यादा हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। जो स्ट्रक्चर जैसे चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामेरिज्म टॉटोमेरिज्म ये सब आता है, या रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इनमें जो भी आप आइसोमर बनाओगे उनके आईयूपीएसी नेम डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। बट स्टीरियो आइसोमर है सेम आईयूपीएसी नेम। ये मेन डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में। क्लियर हुआ? यस सर। स्ट्रक्चरल में आईयूपीएसी नेम अलग अलग होंगे, स्टीरियो वाले में हमारे आईयूपीएसी नेम सेम होते हैं। तो अब ये बताएं, जैसे ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक, सब कुछ सिमिलर आ रहा है। बट ये अगर सिस ट्रांस में क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि सिस ट्रांस में स्टेबिलिटीज में अंतर आते हैं, रिएक्टिविटी में डिफरेंस आते हैं। तो किसी रिएक्शन में सिस आइसोमर यूज करते हैं, किसी में ट्रांस यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर भी तो चेंज आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज है यानी कि वो नया स्ट्रक्चर काउंट होगा। अब यहाँ ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, सिस है या ट्रांस है? हम्म? पता नहीं। हाँ, सिस ट्रांस वाले में तो क्लियर है। सिस ट्रांस वाले में क्या करते हैं हम हाँ। लोग कि सिस ट्रांस वाले में जैसे सिस है अगर, तो सिस से अगर ट्रांस बनाना होता तो क्या करते हैं, सिस से ट्रांस में जाने के लिए किसी भी एक डबल बॉन्ड कार्बन को रोटेट करा देते हैं, तो सिस से ट्रांस में या ट्रांस से सिस में मूव कर जाता है। यस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आए कि ना हमें सिस दिखे ना हमें ट्रांस दिखे, तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन हम लोग ईजेड नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ईजेड सिस्टम, ठीक है। यस। ईजेड सिस्टम खैर अभी बताते हैं कैसे करते हैं ईजेड सिस्टम में। तो देखो, सबसे पहला काम ये होता है, सबसे पहले समझ गए कब ईजेड सिस्टम लगाना है? जब हो तो यस सर। डबल बॉन्डेड में ही हमारे पास sp3 कार्बन से कंपोनेंट जुड़े हों और एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हों, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर टाइप के हों, बट उसमें से सो ट्रांस आइडेंटिफाई। जैसे अगर मान लो इस CH3 की जगह हमारा अगर F होता तो हम लोग बता देते कि ये सिस आइसोमर है, हम्म। ठीक। तो अब ऐसी सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, ईजेड वाला नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे। तो पहले तो पता चलेगा कब सिस ट्रांस लगाना है, कब ईजेड लगाना है। ईजेड लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं प्रायोरिटी। तो मोर मास मोर प्रायोरिटी, जिसका मास ज्यादा होगा उसको हम लोग हायर प्रायोरिटी देंगे। हायर प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे क्लास में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उसकी उसको लोएस्ट नंबर मिलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस। कि मान लो कि 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, तो 10 में से किसी के 10 आउट ऑफ 10 है तो उसको फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं, मतलब उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान यस। लो किसी के 10 में से हमारे मान लो 8 मार्क्स आए तो उसको ज्यादा, मान लो उसको मान लेते हैं कि सेकंड डिवीजन है, तो उसके मान लो सेकंड आ रही है तो उसको सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो वैसे ही मोर मार्क्स देन लेस प्रायोरिटी देंगे। जैसे मान लो हमारे पास फ्लोरीन है और OH है, तो फ्लोरीन का मास OH से ज्यादा होता है, यानी कि फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, OH को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ये क्लियर हुआ? यस। जैसे मान लो हमारे पास फ्लोरीन है एंड देन हमारे पास क्लोरीन, तो मास किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का। तो हम्म। क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ इसको क्या देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। जी समझ गए? अगर पहला वाला सेम आ रहा है मान लो, तो फिर नेक्स्ट वाले को देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गया तो मास भी सेम हो जाएगा। तो अब अदर देखो, हाइड्रोजन और कार्बन में कंपेयर कर लो, तो कार्बन का मास ज्यादा होगा तो इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। ये चीज क्लियर हुआ? यस। तो अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, सिस ट्रांस में देखते हैं सेम एटम और सेम मॉलिक्यूल सेम साइड देन सिस फॉर्म, सेम एटम और सेम मॉलिक्यूल डायगोनली सेम देन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर प्रायोरिटी से देखेंगे, सेम प्रायोरिटी सेम साइड देन जेड फॉर्म, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड देन ई फॉर्म। जैसे ये दिया है, एक एक कार्बन में देखनी है प्रायोरिटी, पहले इन दोनों में देखेंगे। तो मास किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का या कार्बन का, तो इसको मिल गई कार्बन। फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन की मिल जाएगी सेकंड प्रायोरिटी। ये क्लियर हुआ?
यस। अब इस वाले में देखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? COH। COOH वाले को। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी? COOH को। ये आ गया हमारे पास। अब बस यस। देख लो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेम अब प्रायोरिटी सिस हो सेम रहा साइड है। आ रही है, ये भी वन ये भी वन। हाँ, सिस का मतलब जेड फॉर्म। सेड। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दिस इज जेड फॉर्म। और अगर डायगोनली सेम आता तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। डिफरेंस समझ गए दोनों में? यस सर। तो इसको बोलते हैं ईजेड सिस्टम। कर लेंगे। यस सर। इसमें आप बताओ क्या होगा? जेड होगा कि ई होगा? इसमें ई हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी। इस बार क्या आ रहा है? डायगोनली सेम आ रहा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ई फॉर्म आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब अच्छा, आप ये बताओ, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है? इसमें सिस ट्रांस है या नहीं है? इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म आनी चाहिए? डबल बॉन्डेड कार्बन है। अच्छा डबल हाँ बॉन्डेड ठीक कार्बन है। में सिंक कंपोनेंट लगा हुआ है। अच्छा और हाँ डबल इसमें बॉन्ड में जब सिस लगा ट्रांस हो होता है तो जाएगा। उसमें क्या आता है? सिस हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो सिस ट्रांस वाला आ जाएगा। अब अगर मान लो आपसे बनाने को ये तो क्लियर हुआ कि दिस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपसे ड्रॉ करने को बोला जाए तब कैसे ड्रॉ करेंगे कि इसका सिस और ट्रांस क्या होगा? हम्म। सर रोटेट क्वेश्चन समझ करते गए हैं। ना? यस सर। ये तो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको में ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें ऑप्शन था सिनेमिक एसिड वाला। ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड, COH है। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट देख ले कि डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम आ जाएगा, तो इससे हो जाएगा। रोटेट करा दें तो ट्रांस आ जाएगा। तो वैसे ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बट अगर बोल दिया जाए कि ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो देखो कैसे बनाएंगे। सेम टाइप कंपोनेंट सेम साइड देन सिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये अबव द प्लेन है तो दूसरा वाला भी अबव द प्लेन ही होना चाहिए। ठीक है। और अगर ट्रांस बनाना है तो अपोजिट कर दो, तो अगर एक अबव द प्लेन है तो दूसरा हमारा बिलो द प्लेन आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा सिस एंड दिस इज ट्रांस। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ठीक। अच्छा, सिस में ऐसा नहीं कि दोनों अबव हो। सिस में बिलो वाला भी बनाया जा सकता है, तो दोनों बिलो कर लो। हाँ। इसका मतलब ये कि दोनों हो सेम साइड, या तो दोनों अबव द प्लेन हो या फिर दोनों बिलो द प्लेन आ जाए ऐसे। तो ये हमारा, तो ये दोनों हमारे से आ जाएंगे। और ट्रांस में या तो इसको अबव कर लिया, ये बिलो कर लिया, या इसको बिलो कर लेते, अबव कर लेते, तो हमारा ट्रांस आ जाएगा। डिफरेंस समझ में आया? यस। तो बोलते हैं इसको ईजेड सिस्टम। अब ईजेड वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। यस। अच्छा, अब अगर पूछा जाए, हाँ, क्वेश्चन है विच हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब ऑप्टिकल पूछ रहा है।
ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। इन आ रहा है तो देखो, अगर पूछे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अभी हमने जो डिस्कशन किया वो अच्छा। ज्योमेट्रिकल के लिए, क्या अब कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि है कायरल कार्बन। जैसे अगर डबल बॉन्ड है तो आप कौन से आइसोमेरिज्म फर्स्ट, जैसे पूछ डबल बॉन्ड दिया है, बोल रहा व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट, सबसे पहले क्या देखेंगे, पोजीशन। कैसे होता है ना, ब्यूट वन इन से ब्यूट टू इन हो रहा है तो पोजीशन हो गई। फिर देखेंगे डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किससे स्ट्रांस बन सकता है। वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखते हैं, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब होता है कि ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एलिमेंट और मॉलिक्यूल। मतलब कार्बन में अराउंड में 4 बॉन्ड हो, चारों अलग अलग लगे हों। ठीक है, जैसे जो पहला वाला है उसमें रिपीट हो रहा है हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ए कायरल कार्बन। दूसरे में कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा, ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एलिमेंट और मॉलिक्यूल, सो दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन पहचान लेंगे। ठीक है, सिंपल वे है कि चारों अलग अलग लगे हों। ठीक, तो अब बस अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑप्टिकल आइसोमेर, तो बस आपको ये देखना है कि कायरल कार्बन है या नहीं है। समझ गए। यस। जैसे मान लो पहला ऑप्शन दिया है ब्यूट वन इन, तो ड्रॉ करते हैं। देखो पहले डबल बॉन्ड में तो कभी कायरल होगा नहीं, तो ये हट गया। इसमें अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन रिपीट कर रहे हैं, सो दिस इज ए कायरल। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रिपीट कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो ए कायरल, यानी कि यहाँ पर तो नहीं है। जैसे वो डबल बॉन्ड वाला क्या होता है? डबल बॉन्ड में इन आएगा, क्योंकि कायरल का मतलब है चारों अलग अलग, डबल बॉन्ड तो एक बॉन्ड ही कम हो जाता है, 3 बॉन्ड आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जैसे मान लो दे रहा ब्यूटेन वन ऑल, ये है। तो अगर यहाँ चेक करें कायरल कार्बन, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रिपीट कर रहे हैं, यहाँ 2 यहाँ रिपीट कर पे रहे हैं, नहीं है। यहाँ 2, यहाँ 2, यानी कि यहाँ पर कोई भी कायरल नहीं है। हम्म, अब हाँ यहाँ इसमें। देखा जाए तो ये वाला कार्बन कायरल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक लगा है OH, एक लगा है हाइड्रोजन, एक में लगा है CH3 और एक में लगा है C2H5। भाई इस पूरे को देख लो ना एक साथ, तो यस। मतलब एक तरफ लगा है इसमें मिथाइल और दूसरी तरफ लगा है इथाइल, यानी कि दिस इज कायरल कार्बन। तो प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, देन दिस कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर क्वेश्चन में केवल पूछ वो ये बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या फिर वो पूछ सकता है विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसे भी पूछ लेता विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो बस मतलब ये है हमें केवल कायरल कार्बन देखना है। और भी आगे चीजें आती हैं, जैसे मिरर इमेज आता है, फिर देखते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज या नॉन, वो बात की बात है। केवल अगर पूछ रहा है हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या हैव ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, देन ओनली फाइंड कायरल कार्बन। क्लियर हुआ। यस सर। अब ये कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो भी ऐसी ही बनेगी। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो अगर फर्स्ट वाला केस देखें तो इस मिरर इमेज को अगर उठाकर इसके ऊपर रखा जाए तो क्या करेगा, कंप्लीटली इसको कवर्ड कर लेगा। यस। तो कंप्लीटली अगर कवर्ड कर लेगा तो इसको बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बट सेकंड वाला तो करेगा नहीं, सेकंड वाले को अगर उठा के रखेंगे तो ऐसा आएगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, यस सर। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कायरल कार्बन, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एंड ऑल्सो है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में दोनों स्ट्रक्चर देगा, एक तो मेन देगा, दूसरा उसकी इमेज भी देगा। एंड ऑल्सो हैव सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, देन दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर, देन दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स।
एंड इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अभी देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है। तो अगर इमेज सुपर इम्पोजेबल आ रही तो उसको क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है वो सभी डायरेक्शन में मूव करती है। जो नॉर्मल लाइट है वो ऑल डायरेक्शन में तभी रोशनी आती है। अगर इसको किसी पोलराइजर से पास की, जैसे आपने लेजर टॉर्च देखी होगी, तो लेजर टॉर्च में क्या, तो रोशनी नहीं होती है, एक बीम निकलती है। तो लेजर टॉर्च का मतलब ये है कि ऑल लाइट वेव्स मूव इन सेम डायरेक्शन। जितनी भी लाइट रेज है वो सब एक डायरेक्शन में मूव करें। और अगर सभी लाइट रेज एक डायरेक्शन में मूव करें तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। ये तो फिजिक्स में भी आप पढ़ते रहते हो। अब ये बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका सोल्यूशन बनाकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रखा जाए, ठीक है, और उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या किया जाए, पास किया जाए। तो अगर सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को डाइवर्ट कर रहा है इन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, या तो इसको ऐसे कर सकता है राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दे, या तो हमारा इस तरीके से डाइवर्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर डाइवर्ट कर रहा है दैट मींस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सोल्यूशन कैसा है, ये सोल्यूशन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। ये चीज क्लियर हुई। यस सर। The path of plane polarized light divert in right direction or left direction, then solution become optically active. अगर right side में कर रहा है तो this is called D form। D का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर लेफ्ट साइड में कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड L form। L मींस लेवोरोटेटरी। पढ़े हैं आपने टर्म्स, नए नहीं, हाँ। ट्वेल्थ में ग्लूकोज में पढ़ा होगा कि ग्लूकोज हमारा यस सर, डी फॉर्म होता है। वो टी ग्लू फॉर्म एल फॉर्म। फॉर्म दोनों रखता है। डी हाँ। ग्लूकोज एल ग्लूकोज या फ्रक्टोज में पढ़ा होगा। अब इन बायोमोलिक्यूल्स में फिर से देखेंगे। तो अगर कोई भी सोल्यूशन, मतलब ऐसा भी होता है कि कायरल कार्बन तो है बट वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, ऐसा भी होता है। ये चीज क्लियर हुई। तो यस। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है कायरल कार्बन एंड ऑल्सो है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, देन दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब कह रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कायरल कार्बन बट नो मिरर इमेज, या तो नो मिरर इमेज हो या फिर हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, देन दिस इज कॉल्ड डाई स्टीरियोमर। ठीक है। और दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये हमारे कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। नो मिरर इमेज सर कैसे होगी? मिरर इमेज तो होगी चाहे सुपर इम्पोसिबल हो चाहे नॉन सुपर इम्पोसिबल। हम्म। ये कोई हमने तीन स्ट्रक्चर बनाए, पहले वाले को मान लेते हैं ए, दूसरा बी, तीसरा सी। क्या ए और सी एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। अच्छा, पी ए और आर। सी एक दूसरे की मिरर इमेज है। हाँ बी आर है। एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी कि ए और सी आपस में क्या हाँ हाँ। होंगे, इनटेंशियोमर्स होंगे। क्लियर। अच्छा, क्या ए यस। और बी आपस में मिरर इमेज है? नहीं, ये तो नहीं। ए और बी तो मिरर इमेज है नहीं, तो ये नो मिरर इमेज का केस आया। समझ में आया। अच्छा। यस सर। कंपाउंड तो होगा बट मिरर इमेज जो बन रही है वो उससे मैच नहीं कर रही है, तो ये नो, तो ये हम्म। डैश टीडियोमर आ जाएगा। तो ए और सी वाले नो हमारी क्या आ रहे हैं, मिरर इमेज। एंड कैसी मिरर इमेज आ रही है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सो दे आर इन एंशियोमर। और ए और बी या बी और सी ये आपस में क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स। डिफरेंस समझ में आ गया। यस सर। और जबकि तीनों में सेम आईयूपीएसी ने में सब कंपोनेंट सेम आ रहे हैं, तो हम वही बता रहे हैं एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा मल्टीपल स्ट्रक्चर हो सकते हैं जब वो sp3 कार्बन है, कायरल कार्बन है। तो उसमें से कुछ केस उसके हमारे इनएंशियोमर होंगे, कुछ केस उसमें हमारे डायस्टीरियोमर होंगे। डिफरेंस समझ गए। यस। तो जो इनएंशियोमर वाला होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, जो इनएंशियोमर नहीं होगा वो हमारा डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में चला जाएगा।
अगर इसका नाम पूछा जाए, आईयूपीएसी नेम पूछा जाए, तो इसका नाम क्या होगा? इसका 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। टोटल कार्बन 4 हैं, क्योंकि ये भी कार्बन है, तो टोटल हो जाएंगे 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूट और 1,2 डाइऑल, यानी कि ब्यूटेन 1,2 डाइऑल। ठीक है। और ये एक दोनों हमारे कार्बन कैसे हैं? ये दोनों हमारे, सर हाँ एक OH को प्रीफिक्स नहीं लेंगे, भाई, मतलब दोनों को प्रेफरेंस दे सॉरी देंगे। सॉरी सॉरी, प्रेफरेंस। मतलब 2 OH हैं तो फिर दोनों को ही मतलब सब्स्टिट्यूएंट बना दें वो। हाँ, हाँ नंबरिंग वही ऐसे करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, तो टोटल 4 कार्बन हो गए, 4 की वजह से ये हो गया ब्यूट। और डबल बॉन्ड सॉरी OH लगा है हमारा सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे, तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल हो जाएगा इसका नाम। अच्छा, ठीक। भाई अगर ये ऐसे लिखा होता तब कोई दिक्कत ना होती। मान लो ये ऐसे लिखा होता तब इसका आईपीसी नेम क्या करते? नंबरिंग तो भाई कहीं से यहाँ से करते हैं, 1, 2, 3, 4, हाँ वो तो तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल ही तो बोलते। ठीक है ना? क्या खैर, हमें दूसरी चीज डिस्कस करनी है। नहीं, मैं कह अब रहा था यहाँ पर देखा जाए तो ये जो, अगर OH से लो प्रेफरेंस वाला होता तो उसको हम प्रीफिक्स में डाल देते हैं, तो इसको फिर OH को, नहीं, अगर OH की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप होता जिसकी प्रेफरेंस OH से कम हो हाँ अगर कोई और होता, मान लो तो OH की उसको। जगह यहाँ पर मान लो हमारा F होता, अगर मान लो हाँ OH की जगह F होता, तब हम लोग उसमें फिर सफिक्स वगैरह देखते कि तब फिर नाम चेंज हो जाता। मान लो इस OH की जगह F होता, तब फिर हम लोग बोलते 3 फ्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, तब बोलते। ठीक। ठीक है। हाँ खैर, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे ये वाले कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, क्या ये दोनों कार्बन कायरल कार्बन है? हाँ ऐसे मान लो। तो अगर इस कार्बन को देखें तो चारों अलग अलग लगे हैं, एक OH लगा है, एक H लगा है, एक CH3 लगा है, और फोर्थ में ये पूरा लगा है। ये मत सोचो HCH लगा है, पूरा लगा है, तो यानी कि चारों डिफरेंट आ रहे हैं। और यस। इस सेम इस कार्बन के लिए भी वही कंडीशन आ रही है, यानी कि दे आर कायरल कार्बन। ये सेकंड वाला और थर्ड वाले हमारे कार्बन कैसे हैं? कायरल कार्बन है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कह रहे हैं अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये हमारा क्या कर रहा है? मिरर इमेज बना रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले की मिरर इमेज है। यस सर। जो पार्ट अपर में है वही बिलो में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जैसा फर्स्ट पार्ट है वैसे ही उसका सेकंड पार्ट है, यानी कि हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं कि इसमें क्या आ रही? सिमेट्री आ रही है। कौन सी सिमेट्री आ रही? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ऊपर वाला जो पोर्शन है, मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर अगर मान लो कोई मिरर लगा दें, ऐसे मिरर लगा दिया जाता, तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मिरर का मतलब क्या? उन्होंने कोई प्लेन लगाया है, तो प्लेन लगाने पर हमारा सेकंड स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, सो दिस इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। एंड दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? तो तीन चीजें हो गई। Enantiomer have chiral carbon but also have non-superimposable mirror image and they are optically active. Second is organic compound which have chiral carbon have no mirror image or have superimposable mirror image. Then they are called diastereomers and they are optically inactive. Next is organic compound have plane of symmetry. Symmetry अगर उसमें आ रही है, chiral carbon ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या देखना? प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन दिस इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड एंड दे आर आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? यस। ठीक। तो इतनी चीजें आप रिवाइज करना, अभी हम आपको मेल कर रहे हैं आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन से, 2 पेज ठीक। हैं, उनको आप अटेम्प्ट करना, तो कल हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। और बाकी चेन पोजीशन फंक्शनल ये आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से, फिर भी उसमें अगर कोई डाउट होगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड हम बता देंगे। तो अभी एक बार आप अटेम्प्ट करो, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इसमें उसमें सर जैसे ही आता जाएगा उसे हम बताते जाएंगे। बस वही नंबर जब पूछ लेता है कितने बनेंगे इसमें, तो उसी में दिक्कत हो जाती है बाकी।
आइडेंटिफाई तो हो जाता है। उसके लिए हम फॉर्मूला बता देंगे। हाँ, जैसे बोलता है कि कायरल कार्बन आ रहा है, उसमें कितने उसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। हाँ, ये पूछ लेता है कितने हाँ, उसके लिए हम स्ट्रक्चर बता और देंगे। ये फंक्शनल सब मिला अगर के कितने। अगर चेन पोजीशन फंक्शनल वाला है उसमें पूछ रहे हो तो ड्रॉ करने पड़ेंगे, अच्छा। तब तो ड्रॉ ही करने पड़ेंगे। हाँ, बट अगर जैसे कायरल कार्बन है तब पूछ रहे हैं इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 टू द पावर n वगैरह करके, 2 टू द पावर n प्लस वगैरह। बट बाकी स्ट्रक्चर वाले में आपको ड्रॉ ही करने पड़ेंगे, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसका बस ड्रॉ करने के लिए जो भी ड्रॉ करो उसका नाम पहले वाले से अगर डिफरेंट है तो फिर उसको हम्म। नया स्ट्रक्चर काउंट करेंगे। अभी हम क्वेश्चन मेल करते हैं, उनका अटेम्प्ट करो तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इतना काम करना आप।